You are live now. You are live now, ma'am. Okay. Okay, sir. Thank you. All right, guys. Today for this class, we will begin with your paragraph writing. ठीक है. जो ग्रामर पोर्शन था वो थोड़ा डिले ही होता चला जा रहा है. नेक्स्ट वीक से आई विल बिगिन विद योर ग्रामर. अभी दिस इज योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पैराग्राफ राइटिंग आपको हर बार आती है. सो विदाउट फेल आपको पैराग्राफ राइटिंग जो है अपने एग्जाम में आएगी. अब पैराग्राफ राइटिंग में भी कई टाइप के वो होते हैं. बेसिकली आपको या तो समराइजिंग आएगी या पैराफ्रेजिंग आएगी. So between summarizing and paraphrasing, what is the difference, and how we write a summary and how we write a paragraph, paraphrase, वो जो है उसका difference मैं आपको after paragraph writing, once we finish with this unit, तो तब मैं आपको समझाऊंगी. पहले हम देखते हैं paragraph writing और paragraph writing होती कैसे है, right? तो इसमें से theory usually आपको नहीं आती है, but that doesn't mean कि नहीं आएगी. राइट, दे माइट जस्ट आस्क यू. तो आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा तो आता नहीं था. कभी वो पैराग्राफ राइटिंग से आपको ये जो इसके टॉपिक्स हैं, जैसे कि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, कोहेरेंस क्या होता है, लिंकिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, कोहेसिव डिवाइसेस क्या होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है पैराग्राफ राइटिंग में, क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या होता है पैराग्राफ राइटिंग का, कंपैरिजन और उसका कॉन्ट्रास्ट करके दिखाइए. ये सब क्वेश्चंस आपको थ्योरेटिकल भी आ सकते हैं. सो प्लीज बी रेडी फॉर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आल्सो, राइट. ये आपको करना भी है. हो सकता है वो आपको करके दिखाने को भी बोलें, पर हो सकता है कि वो आपको थ्योरी में भी पूछ लें इन टर्म्स का मीनिंग. सो यू शुड नो व्हाट दीज टर्म्स एक्चुअली मीन. In the introduction, we have that most pieces of writing require more than one paragraph. अब paragraph कैसे बनाना है और paragraph कैसे लिखना है, it's really important to even understand, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनका जहां मन करता है वो paragraph खत्म करके दूसरा पैराग्राफ शुरू कर देते हैं, या पैराग्राफ राइटिंग किस तरीके से उनको स्टार्ट से एंड तक करनी है. दे हैव एब्सोल्युटली नो क्लू. That is where you lose out your marks. So mastering the art of writing a paragraph is essential to success in any form of writing, whether it is a letter, a report, a newspaper article. ये सारे के सारे भी आपको in your exam आएंगे. Letter writing आप बचपन से ही कर रहे हैं तो हम उसको जल्दी कर लेंगे. रिपोर्ट राइटिंग इज समथिंग जो कि शायद आपने किया होगा, दैट इज आल्सो विल टेक अप. एंड आर्टिकल्स आल्सो, लाइक अ न्यूज़पेपर आर्टिकल. आर्टिकल्स और पैराग्राफ जो है उनके बीच में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर का आर्टिकल एंड यू नो अदर sorts of paragraph writing, उसका difference भी आपको you have to know. Since all longer pieces contain a series of related paragraphs, in these longer pieces of writing, paragraphs generally introduce new ideas to develop the central theme. Right? तो हर एक जो पैराग्राफ होता है इसमें एक नया आइडिया होता है जो एक सेंट्रल थीम को डेवलप करता है. The division into paragraphs also prevents boredom and it provides a physical break from the page. यहाँ पे हम we will discuss how a good paragraph is made. The different methods of paragraph development can be considered in terms of two broad categories. दो broad categories paragraph writing की क्या होती हैं? First, those which stay strictly within the scope of the topic. जैसे कि illustration हो गया, आपका description हो गया, definition हो गया और cause and effect हो गया. ये क्या है? We'll come to later on in the same unit. फिर टेक्निक्स क्या होती हैं which involve the topic sentence, जैसे कि comparison and contrast. The method of development that you choose should be the one that will most effectively put across the point. तो आप out of these two you have to choose according to your own discretion कि कौन सा sort, किस type का paragraph writing आपके टॉपिक को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है. There are no rules about the kind of development to be adopted in any writing situation, although some topics lend themselves more readily to certain kinds of development than they do in others. Okay, तो पहले आता है आपका टॉपिक सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस सभी को पता है कि आपका जो टॉपिक है उसका आप हेडिंग कैसे देते हैं. You already know that any longer piece of writing is divided into a number of paragraphs. Have you ever considered what a paragraph is? ठीक है, तो आपकी ये आपकी पैराग्राफ की डेफिनेशन आ जाती है.
तो पैराग्राफ इज अ पीस ऑफ राइटिंग विच इज यूनिफाइड बाय सेंट्रल कंट्रोलिंग आइडिया और थीम। इसको प्लीज रट लीजिए, क्योंकि दिस इज समथिंग, अगर आपको पैराग्राफ पे कोई भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले अच्छा रहता है कि अगर आप उसको डिफाइन करें, इफ यू से व्हाट इट एक्चुअली मींस। दिस आइडिया ऑफ थीम इज कॉल्ड द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ। इट इज, अगर आपको पैराग्राफ राइटिंग भी आती है इन टर्म्स ऑफ समरी राइटिंग ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ पैराफ्रेज, मतलब ये दो टाइप के पैराग्राफ राइटिंग आपको, जस्ट अ सिंगल पैराग्राफ दैट यू हैव टू राइट लाइक कोहेरेंट, उसकी थीम होनी चाहिए और उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो आपको आएगा ही आएगा। और उसमें भी अगर इफ यू मेंशन, अगर आप उसको एक टॉपिक दे दें, राइट, इफ यू गिव इट, आपको थीम पता है, एक तो जो आपका अनसीन पैसेज होगा, उस अनसीन पैसेज को more or less देखकर उसका आंकलन करके आपको एक उसकी सेंट्रल थीम पहचाननी है, और अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल थीम आप उसको टॉपिक जो अपना फाइनली आप उसका पैराग्राफ राइटिंग करेंगे, या तो समरी लिखेंगे या पैराफ्रेज लिखेंगे। समरी और पैराफ्रेज दोनों में ही अच्छा रहता है अगर आप उसको एक टॉपिक दे दें, उसको एक नाम दे दें, राइट। इफ यू गिव अ टॉपिक टू इट, इट इज always better. The topic sentence may be a statement, a generalization or a problem. तो topic sentence किस तरीके का, या तो आप कुछ statement दे रहे हैं, या तो आप कुछ state कर रहे हैं, या just stating a fact, right? आप कुछ कह रहे हैं, कोई एक generalized कोई कहावत है, कोई बात है, वो एक generalization भी हो सकता है या एक problem भी हो सकती है। जैसे is internet necessary for kids? Question mark, right? That is a problem that you will discuss in the paragraph. या फिर आप लिख सकते हैं internet is not necessary for kids. That is a statement. एक generalization हो सकता है the pros and cons of internet, right? तो अगर आप internet पे लिख रहे हैं तो it can be, जो आपका टॉपिक का जो ऊपर का थीम है, जो टॉपिक सेंटेंस है, वो स्टेटमेंट हो सकता है, एक जनरलाइजेशन हो सकता है, या फिर it can be a question, it can be a problem. The sentence is most frequently found at the beginning of the paragraph, but it can sometimes come at the end or even middle of the paragraph. तो इसी से आप शुरू भी करेंगे अपना paragraph. The theme, the very, even in your letter writing में अक्सर बच्चे स्पेशली फॉर्मल लेटर राइटिंग में ये करते हैं कि वो इधर उधर की बातें करते हैं और फिर उसके बाद दे बिगिन विद द थीम। बट जब आप अपना लेटर, फॉर्मल लेटर स्पेशली अगर आप बिगिन कर रहे हैं, तो विद द वेरी फर्स्ट सेंटेंस शुड हैव द थीम ऑफ योर लेटर। आप अगर लेटर किसी को लिख रहे हैं तो पहले ही सेंटेंस में, मतलब जो भी आपका पर्पस है वो क्लियर हो जाना चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड letter and you will obviously not get marks. The sentence is most frequently found at the beginning of the paragraph, can sometimes be come at the end or even middle of the paragraph. Very often there is there may not be a topic sentence at all, but it may be implied within the paragraph. ये भी आप कर सकते हैं कि आप बिल्कुल टॉपिक, अच्छा पैराग्राफ राइटिंग जो होती है, इफेक्टिव पैराग्राफ राइटिंग, जैसे कि पहले हमने मिनट्स राइटिंग किया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि ये फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट को बहुत स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है, यू हैव टू एडहियर टू द फॉर्मेट। बट यहाँ पे पैराग्राफ लिखने में यूजुअली ये क्रिएटिव राइटिंग में आता है पैराग्राफ, और क्रिएटिव राइटिंग में देयर इज नो सेट फॉर्मेट, देयर इज नो सेट रूल जो मैं आपको बताऊं कि इस तरीके से आप पैराग्राफ लिखिए और अदरवाइज इट विल नॉट suffice. तो यहाँ पर पैराग्राफ राइटिंग में होता ये है कि आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है, पर आपको सिर्फ इन्होंने एक गाइडेंस दे रखी है। मैं भी आपको एक लाइक अ गाइड, एक इफेक्टिव पैराग्राफ राइटिंग के लिए टिप्स दे सकती हूँ। ओके, आई कैन ओनली डायरेक्ट यू, गाइड यू टू राइटिंग अ बेटर पैराग्राफ, बट इट इज ऑब्वियसली अप टू यू, क्योंकि कोई पैराग्राफ है, इवन ऐसे राइटिंग, उसमें आप किस तरीके से लिख रहे हैं वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। पर to write an effective essay or to write an effective paragraph, there are these tips that you can follow, which come in handy, when you're finally going down to doing it. Very often they not, so कई बारी जो topic sentence नहीं भी होता है, but it's very good if you give it एक theme, एक जो main sentence है, एक heading है, वो अगर आप दें तो बहुत अच्छा रहता है. However, at this stage it may be useful for you to develop your paragraph by writing out your
टॉपिक सेंटेंस। इन्होंने भी मेंशन किया है कि आप इस स्टेज में हैं, जैसे आप कॉलेज के अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपकी अभी सिंस यू आर यूनिवर्सिटी किड्स राइट नाउ, तो यहाँ पर अच्छा रहेगा अगर आप एक टॉपिक सेंटेंस दें, तो उससे एक क्लैरिटी मिल जाती है पढ़ने वाले को। अदरवाइज यू आर विदाउट अ टॉपिक, यूजुअली द पर्सन हु इज रीडिंग इज लॉस्ट, यू नो, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसको काफी खोजबीन करनी पड़ती है ये रियलाइज करने के लिए कि आपका टॉपिक एग्जैक्टली है क्या। सो इफ यू गिव इट अ टॉपिक yourself, if you give it a heading, that will make easier things easier for the reader. The vast majority of people, wherever they live or whatever their occupation, come in contact with animals in one way or another and have to deal with them. अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, जो स्टार्टिंग में ये जो आपको इटैलिक्स पे लिख के दे रखा है, इससे उन्होंने एक तरीके से आपको ये बता रखा है कि ये जो पैराग्राफ है इट इज अबाउट एनिमल्स एंड द इंटरेक्शन विद पीपल, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि जो लोग होते हैं उनका जो भी ऑक्यूपेशन हो वो किसी ना किसी तरीके से एनिमल्स के कांटेक्ट में आते हैं और उनसे डील करना पड़ता है। इट इज ऑब्वियस दैट द हंटर हैज टू नो। अब यहाँ पर पता चल रहा है कि हंटर, फार्मर, फार्मलैंड, क्रॉप्स, इन सब की, फिशरमैन, इन सब की बात हो रही है। कहीं ना कहीं हम सभी एनिमल्स का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज करते हैं, और उन्होंने आगे एग्जांपल से समझा रखा है। जैसे कई लोग पेट्स रखते हैं, कोई फार्मर है तो उनके पास गाय बैल बकरियां होंगी, जो हंटर होगा वो हंटिंग के लिए यूज करेगा, किचन में यूज होते हैं, वरना लोग अपने शौक के लिए भी पेट्स को रखते हैं, जो कि साथ में कई बार आपके ट्रैवल में काम आते हैं, आपके काम में काम आते हैं। There is a growing sense of marvel and also an infinity. So this is an extract taken from this book called Animal Behavior, Time Life book. Beginning a paragraph with a topic sentence helps both the writer and the reader. तो यहाँ पे राइटर की भी एक तरीके से हेल्प हो रही है और रीडर की भी एक तरीके से हेल्प हो रही है। जो इंसान उसको पढ़ रहा है उसको इजीली एक आइडिया आ जा रहा है कि किस बात पर आपका पूरा पैराग्राफ है। As a writer, you will have less difficulty in constructing a unified paragraph because you will relate every sentence to the topic sentence. जो भी आगे आप लिखेंगे, एक बड़ी मेन आपने थीम समझा दी है, टॉपिक सेंटेंस समझा दिया, तो आगे आप जो भी सेंटेंसेस लिखेंगे उसको उससे रिलेट करके लिखेंगे, और जो पढ़ेगा भी वो उसको पहले आपकी सेंटेंस से रिलेट करने की कोशिश करेगा, इसलिए वो इजी फ्लो हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने आपको कुछ एक्सरसाइजेस दे रखी हैं, इसको हम अभी फिलहाल स्किप कर देते हैं। अब जैसे उन्होंने एग्जांपल 2 भी दे रखा है, टॉपिक सेंटेंस इज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे आपका पूरा पैराग्राफ लिखने के बाद टॉपिक सेंटेंस जो है वो एंड में दे रखा है। तो अभी आप देखोगे दोनों में डिफरेंस ये कि उस पैराग्राफ में आपको इजीली स्टार्टिंग में ही समझ में आ गया कि एनिमल और ह्यूमन इंटरेक्शन, एनिमल और ह्यूमन इंटरेक्शन के बारे में बात हो रही है। हियर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड आउट अंटिल एंड अनलेस यू रीड द एंड ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि इन्होंने लिखा है, इन द ईयर 1830 अ फ्रेंच ऑफिशियल अनअर्थड इन द वैली ऑफ द सोम strange implements of flint now recognized as weapons with which the men of the old Stone Age made war. With these modern tools, तो यहाँ पर वो कुछ पहले हिस्ट्री के बारे में बता रहा है कि कोई फ्रेंच ऑफिशियल ने कहीं पर कुछ अनअर्थ किया था कि पहले कैसे स्टोन एज में वेपन्स यूज होते थे। निएंडरथल मेंस जो जर्मनी में है वो कैसे काम करते थे 20 years ago। मॉडर्न जर्मन्स वगैरह किस तरीके से लड़ाई करना शुरू कर दिया। और फिर फाइनली जो आपका सेंटेंस है, one art alone has made indisputable progress in history and that is the art of war। तो यहाँ से इसकी पूरी जो पैराग्राफ है इसकी थीम समझ में हमको एंड में आती है कि सिर्फ एक आर्ट है। फाइनली वो बोल रहा है कि सिर्फ एक आर्ट है जो कि जिसने इनडिस्प्यूटेबल प्रोग्रेस करी है हिस्ट्री। इनडिस्प्यूटेबल मतलब जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, जिसमें कोई दो राय नहीं है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सिर्फ एक आर्ट ऐसी है, सिर्फ एक कला ऐसी है जिसने प्रोग्रेस करी है हिस्ट्री में, और वो आर्ट क्या है? आर्ट ऑफ वॉर। ये विलियम ड्यूरेंट की व्हाई मेन फाइट नाम की बुक से अडॉप्ट किया गया है। ये जो पूरा पैराग्राफ है ये लिया गया है। यहाँ पे आपका टॉपिक सेंटेंस जो है वो एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ है।
Placing the topic sentence at the end of the paragraph or in the middle is a more difficult skill. और इस तरीके की राइटिंग करना राइटर के लिए भी ज्यादा डिफिकल्ट है और रीडर के लिए भी समझना. यू हैव टू बी, मैंने आपको बताया था कि क्लोज रीडिंग और अटेंटिव रीडिंग और एक्टिव रीडिंग, ये सब अलग अलग चीजें होती है. तो यहाँ पर आपको क्लोज एज वेल एज एक्टिव रीडिंग करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ. नहीं तो पहले जो पैराग्राफ है जो आपने पढ़ा वो आपको इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा. फाइनली जब आपने फिगर आउट किया, फाइनली जब आपने को समझ में आया कि ये टॉपिक किस बारे में था, तो फिर वापस से जब आप आकर इसको पढ़ेंगे तो ये आपको बेटर समझ में आएगा, राइट? पूरा इट विल स्टार्ट टू मेक सेंस. पर जो कोई एक्टिव रीडर है और क्लोज रीडर है, अगर आप क्लोज और एक्टिव रीडिंग कर रहे हैं तो it will make more sense to you. तो अगर आप पैसिवली रीड कर रहे हैं, बस उसको ऐसे पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. जबकि अगर पहले टॉपिक सेंटेंस दिया गया है तो जो आपका काम होता है वो इजी हो जाता है. you don't have to आपको इतनी माथा पच्ची नहीं करनी पड़ती. इजीली आपको पहला सेंटेंस पता चल गया और उसी से रिलेटेड, उसी से निकाले हुए आगे के सेंटेंस रिलेट करते हुए आगे के सेंटेंसेस हो जाते हैं. So it's up to you how you write a paragraph, but it's important that you include a topic sentence and it will be good for you university kids. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, easy लिखना है, तो पहले आप अपना टॉपिक सेंटेंस जो है वो पहले ही लिख दीजिए. जैसे यहाँ पर भी इन्होंने एक टॉपिक दे रखा है, एक उसको हेडिंग दे रखी है, इन मदर्स शैडो. तो इससे हमको समझ में आ जाता है कि माँ की शैडो के मन, नॉट एग्जैक्टली शैडो, एक होता है लिटरल मीनिंग चीजों का और एक होता है, तो जब मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगी तो उसमें भी मैं आपको ये लिटरल मीनिंग कुछ होता है और दूसरा होता है आपका जो उसका इम्प्लाइड मीनिंग होता है. इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है और उनके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ये भी मैं आपको आपके ग्रामर में पढ़ाऊंगी. तो इन मदर्स शैडो का मतलब सिर्फ माँ की परछाई में, मतलब सच में उनकी परछाई लिटरली की बात नहीं हो रही है, मतलब माँ की छत्र छाया में, जैसे हम कहते हैं ना, उस तरीके से बात हो रही है. During its early weeks, it depends almost completely upon her. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, अभी अगर आप थोड़ा सा इसको एक्टिवली पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जो बच्चे की बात हो रही है कि अर्ली जब बच्चे के वीक्स होते हैं तो जो बच्चा होता है, इट मतलब बच्चा, depends completely on her and she in turns fastens her attempts upon it. तो इस तरीके से इन्होंने पूरा पैराग्राफ लिखा है. अभी पूरा पैराग्राफ तो मैं आपके सामने ये पढ़ नहीं रही हूँ. अब यहाँ इन्होंने एक आपको एक्सरसाइज दी है. Is there a topic sentence in the following paragraph? Underline it if it is there. If you don't find a topic sentence, state the main idea of the paragraph in your own words. अब यहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखकर आपको दे रखा है. इसी तरीके की पैराग्राफ राइटिंग आपको जरूर ही आएगी इन योर एग्जाम. तो या तो आपको समराइज करने को बोलेंगे डायरेक्टली, या तो कहेंगे कि राइट अ पैराग्राफ ऑन दिस टॉपिक, या फिर वो कहेंगे कि जो उन्होंने आपको एक पैसेज दे रखा है उसको समराइज कीजिए या फिर उसको पैराफ्रेज कीजिए. तो समराइजिंग और पैराफ्रेजिंग के बीच में एक माइनर अंतर है जो कि मैं आपको आफ्टर दिस, जब से हम ये यूनिट कंप्लीट करते हैं उसके बारे में उसके बाद बताऊंगी. तो यहाँ पे ये जो हमको पैराग्राफ इन्होंने दिया है, इसका हमको एक टॉपिक सेंटेंस क्या है इसमें से ढूंढना है. Men have cleared away forests to make field for growing crops. They have moved mountains to make room for roads and cities. They have built huge dams across rivers to turn valleys into lakes. They have built dikes to push back the sea and create more dry land to live on. Once everyone cheered at the progress that man made in changing his environment like this, but now many people are worried by the problems that such changes can bring. When the Aswan Dam was built across the river Nile in Egypt, it was meant to help the farmers by giving them water when they needed it. तो इसमें से इसका मेन थीम क्या है कि जो मैन मेड चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसमें जो एनवायरनमेंट है उसमें मैन ने क्या चेंजेस किए हैं, और पहले ये जो चेंजेस थे ये अप्रिशिएट किए जाते थे और अब
जो है ये जो चेंजेस हैं अब ये प्रॉब्लम्स बन गए हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो मैन इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट या फिर चेंजेस दैट मैन इज मेकिंग इन द एनवायरनमेंट, ये एक तरीके से आपकी थीम बन जाती है या इसका सेंट्रल टॉपिक बन जाता है और ये कहीं बीच में है इन द पैराग्राफ जो इन्होंने इस लाइन से हमको क्लियर हो रहा है। Once everyone cheered at the progress that man made in the changing environment. So the progress that man makes in the changing environment, ये भी आप इसको कह सकते हैं। राइट अच्छा ये इतना यहाँ तक था, बट थीम हमको वहां पर पता चल गई है कि इसकी थीम क्या है। राइट सेंटेंस फंक्शंस इन पैराग्राफ डेवलपमेंट। तो सेंटेंस फंक्शंस क्या होते हैं? एक तो आपका टॉपिक सेंटेंस होता है, ठीक है, पहले तो आपका टॉपिक सेंटेंस आ जाता है, फिर आता है एग्जांपल्स गिवन टू डेवलप द पैराग्राफ। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल्स दिए थे पहले पैराग्राफ में, हंटर, फार्मर, फिशरमैन, सिटी ड्वेलर, किस तरीके से एनिमल से इंटरेक्ट होते हैं। फिर एक समिंग अप आ जाता है, फिर जो आपका सारा पूरा आइडिया उसका एक तरीके से समराइज करते हो, एक सम अप करते हो, उसका एक फाइनल निचोड़ देते हो। दिस इज डन बाय स्टेटिंग दैट there is a common bond between man and other creatures. फिर finally note that all the paragraphs do not need a context modulator. फिर इन्होंने आपको एक और एग्जांपल दे रखा है। अब आपका आता है एनालिसिस ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ को किस तरीके से स्ट्रक्चर में डिवाइड किया था उसका एक आपका एनालिसिस यहाँ पे है। सबसे पहले आपका आता है टॉपिक स्टेटमेंट। राइट तो टॉपिक स्टेटमेंट मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। फिर आपका आता है इलेबोरेशन। इलेबोरेशन मतलब उसको बढ़ाना, जो आपका टॉपिक स्टेटमेंट है उसको आप आगे बढ़ाते हैं। फिर फाइनली आपका इलस्ट्रेशन आता है। इलस्ट्रेशन इज एग्जांपल्स। आप अपना पैराग्राफ भी, अगर आपको पैराग्राफ राइटिंग दी गई है उसमें आप एक बारी अपनी बात समझाने के बाद जितने एग्जांपल्स दे पाए, छोटे, क्रिस्प, क्लियर, जिससे सब रिलेट कर पाए, राइट, इस तरीके के एग्जांपल्स वो देना बहुत अच्छा होता है। उससे जो बात है वो रीडर के दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है, इट्स मोर इफेक्टिव। और फिर फाइनली आपका समिंग अप आ जाता है। अब आपका पहला यहाँ पे रूल जो आपको फॉलो करना है इफेक्टिव पैराग्राफ राइटिंग के लिए, पहला है कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या होती है? कोई भी जो चीज है उसमें एक कॉमनैलिटी होनी चाहिए, वो एक फ्लो में आना चाहिए। एन इफेक्टिव पैराग्राफ रिक्वायर्स मोर देन अ टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स, इट मस्ट आल्सो बी कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब इन अ कोहेरेंट पैराग्राफ द राइटर टेक्स द रीडर लॉजिकली एंड स्मूथली, राइट, एक प्रॉपर फ्लो में, राइट, लॉजिकली और स्मूथली जब आपका आर्ग्यूमेंट जो है, जो आपका पैराग्राफ है वो फ्लो करे, तो एक एग्जाम्पल से या एक बात से आप दूसरी बात पे जा रहे हैं, फिर तीसरे आइडिया पे जा रहे हैं, चौथे आइडिया पे जा रहे हैं, वो आपका जो फ्लो है उसको बड़ा स्मूथ होना चाहिए, ऐसा उसमें ब्रेक्स नहीं नजर आने चाहिए। द रीडर मस्ट क्लियरली रिकॉग्नाइज दैट द आइडिया लॉजिकली लीड्स टू द नेक्स्ट। लुक एट दीज टू सेंटेंसेस। जैसे इन्होंने दो सेंटेंसेस का आपको एग्जांपल दे रखे हैं। Yesterday I got up late and had to rush to office. Yesterday मैं लेट उठा, कल मैं लेट उठा और मुझे ऑफिस में रश भागना पड़ा, ऑफिस की तरफ भागना पड़ा, रश करना पड़ा। सेकेंड सेंटेंस इज yesterday I got up late and decided to buy a new house. कल मैं लेट उठा और मैंने डिसाइड किया कि मैं एक नया घर खरीद लूं। तो इसमें एक जो सेंटेंस है उसमें दो आइडियाज जो है वो कोहेरेंट है, एक के साथ दूसरा फ्लो कर रहा है, और एक सेंटेंस जो है उसमें दो आइडियाज है टोटली इनकोहेरेंट है। आप देख सकते हैं पहला जो सेंटेंस है उसमें आइडियाज कोहेरेंट है कि मैं उठा और मुझे ऑफिस की तरफ भागना पड़ा। Obviously he was late because he got up late, so he was obviously late for the office also. So these two ideas in the sentence, they flow together. In the second sentence, I got up late and decided to buy a new house. These are not making any sense together, right? ये दो different sentences हो सकते हैं जिनको join करने के लिए आपको बीच में there is a gap, कुछ information ऐसी है जो फिल नहीं करी गई है, और वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए आपको बीच में कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन सप्लाई करनी पड़ेगी।
In sentence 1, we can establish a relationship of cause and effect between the two parts of the sentence. यहाँ पे आपकी cause and effect की relationship. And because I got a plate, I had to rush to the office. But यहाँ पे because I got a plate, I had to decide to buy a new house. This is not making sense, right? So this sort of coherence is something that you have to look for in your paragraph writing also. In the second sentence, there is no connection between getting up late and deciding to buy a new house. Hence, you must be careful that your ideas are logically connected in the paragraph. So, keeping in mind the idea of coherence, identify sentences which are not related to the idea of nasal injuries. अब जैसे injuries to the nose are common. Nasal injuries are injuries to the nose, and all too often to the delicate nasal bones are fractured, right? Injuries to the nose are common, और कई बारी जो delicate nose की bones होती हैं वो fracture हो जाती हैं. This is true. This is a coherent sentence. This may displace the septum on to one side or another and perhaps change the whole expression of the face, right? This is also coherent. It may interfere with the normal passage of air through the nose. This is also true. Nasal polyps are semi-transparent tumor. अब यहाँ पे ट्यूमर की बात करी है, nasal polyps की. तो nasal polyps is not, पहले तो यहाँ पे नेजल फ्रैक्चर्स के बारे में, नेजल इंजरीज के बारे में बात कर रहे थे. इंजरीज आर नॉट रिलेटेड टू ट्यूमर्स. ट्यूमर एक बीमारी है और इंजरी क्या होती है? इंजरी आपकी यूजुअली एक्सीडेंट से हो जाती है. तो जो आपका ये जो डी सेंटेंस है, 3 सेंटेंस तो आपके कोहेरेंस में थे, फ्लो में थे, और जो चौथा ये नेजल पॉलिप्स पे आ गया है, जो एक सेमी ट्रांसपेरेंट ट्यूमर है जो ग्रोथ नोज पे हो जाता है, दिस इज नॉट रियली फॉलोइंग विद द नेजल इंजरीज वाला जो आपका ये टॉपिक है. सो दिस बिकम्स इनकोहेरेंट. अब यहाँ पर ये जो बीच का सेंटेंस है, इसके अलावा यहाँ पे जो ई आपका सेंटेंस है, whenever possible the nasal bones should be replaced to the normal position. Cause of polyps, right? ये F भी, क्योंकि यहाँ पे polyps की बात हुई है. These are incoherent sentences. D और F आपके incoherent sentences बन जाते हैं. तो यहाँ पे sentence number dash and dash are not related. F और आपका D. अब linking devices क्या होते हैं? What is a linking device? Another technique which brings coherence in a paragraph is the use of transitional or linking devices between sentences. तो वो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग में लिंकिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, एक एग्जांपल दीजिए, राइट? These, तो आप लिखेंगे लिंकिंग डिवाइसेस क्या होते हैं? लिंकिंग डिवाइसेस आर वर्ड्स और phrases that help a writer move smoothly from one sentence to the next and show the logical relationship between the sentences. अगर 2 sentences है, उसके बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं जिससे उनकी रिलेशनशिप शो हो और इजी एक मूवमेंट हो पाए, एक लॉजिकल मूवमेंट हो पाए स्मूथली फ्रॉम वन सेंटेंस टू द नेक्स्ट. We shall give you an example of what these linking devices are and how they can be used. The linking devices in example 4 are printed in bold term. तो ये जो आपको example दे रखा है, इसमें इन्होंने आपको linking devices दे रखे हैं. जैसे man has been able to spread across the earth so widely for 4 main reasons. तो यहाँ पे पहले इन्होंने establish किया है जो मेन आपका टॉपिक सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस आपका ये हो गया कि जो इंसान है उसने अर्थ पे, वो पूरे अर्थ में इसलिए स्प्रेड हुआ है क्योंकि उसके 4 मेन रीजंस है कि इंसान जो है अर्थ पे आराम से स्प्रेड हो पाया. और लिंकिंग सेंटेंसेस क्या आ गया? पहले उसने लिखा है फर्स्ट, राइट? यहाँ पे मेंशन हो गया है फर्स्ट ही इज अ टेरेस्ट्रियल एनिमल. सेकेंडली, ठीक है, फर्स्टली भी बहुत लोग लिखते हैं, फर्स्टली इज रॉन्ग ग्रामर, ठीक है? आप जब भी लिखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड करके अगर आप सेंटेंसेस लिखेंगे तो आप पहले लिखेंगे फर्स्ट, then you'll give your argument, then you'll say secondly, then you'll say moreover, right? Firstly, secondly is wrong, right? First के साथ ली नहीं आता है, ly नहीं आता है, secondly के साथ ly आता है, फिर thirdly भी आप लिख सकते हैं, उसके बाद आप लिखेंगे most, moreover. moreover मतलब उसको आप build करते हुए आगे आप build कर रहे हैं कि secondly ये हुआ, फिर moreover this, most important of all ये है, to a large extent this too can be something, टू सिमिलरली. तो ये सब जो वर्ड्स हैं इनको आप नोट कर लीजिए कि
फर्स्ट के बाद आप लिखेंगे सेकेंडली, सेकेंडली के बाद आप ऐड कर सकते हैं मोर ओवर। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, टू अ लार्ज एक्सटेंट, दिस टू, दे टू, है ना, सिमिलरली। इस तरीके से आप लिंकिंग डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट के साथ ली नहीं लगता है, एल बाय प्लीज मत लगाइए व्हेन यू आर राइटिंग फर्स्ट। फर्स्ट, सेकेंडली, मोरओवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, ये सारा सिमिलरली, ये सब रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं दो सेंटेंसेस के बीच में। The following list includes other words and phrases that function as linking devices. इसके अलावा उन्होंने आपको और भी एग्जांपल्स दे रखे हैं लिंकिंग डिवाइसेस के, जो कि हैं टू एक्सप्रेस रिजल्ट, रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए क्या होता है, therefore, as a result, consequently। इसका प्लीज अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो प्लीज ले लीजिए, अदरवाइज ये पीडीएफ आपका अवेलेबल है आपके अच्छा, जो भी आपका रीडिंग मटेरियल है जो आपके SOL की वेबसाइट में है, इंग्लिश का AECC में से, उसमें से जितना पोर्शन मैं आपको करा रही हूँ वही आपके एग्जाम में आएगा या आने की संभावना है। उसके अलावा जो इधर उधर के टॉपिक्स उन्होंने दिए हैं आपको मोस्टली, वो आप स्किप कर सकते हैं। तो जितना पोर्शन मैंने आपको करवाया है मोर और लेस आपका 99.9% श्योरिटी के साथ मैं आपको कहूंगी कि उतना ही पोर्शन जितना कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ एज योर सिलेबस, एज यू नो वट एवर पोर्शन दैट आई एम टेकिंग इन द क्लास, उन्हीं में से क्वेश्चंस बनकर फाइनली आएंगे, या तो थ्योरेटिकल आएंगे या फिर आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो उन्होंने आपको एक्स्ट्रा बहुत सारा स्टडी मटेरियल है 5 यूनिट्स में, काफी अंदर से 20-20, 22-22 पीडीएफ्स हैं, कई बारी खोल के आप उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। पर एग्जाम के लिए जो नेसेसरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में कवर होना चाहिए, वो सारा वही सिलेबस है जो कि मैं आपको क्लास में करवा रही हूँ। उसके अलावा आपको इधर उधर देखने की, पूछने की, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के फ्रेंड्स होते हैं उनको कंफ्यूज कर देते हैं कि ये भी तो था वो भी तो था, वो सब मत करिए, क्योंकि मैं आपको स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इसके अलावा आउटसाइड द स्कोप ऑफ व्हाट आई एम टीचिंग यू विल नॉट get in your question paper. So whatever I am doing in class, that is strictly, I mean that is enough and even more than enough to answer your questions in your examination. इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज यू कैन फाइंड दिस इन योर पीडीएफ जो आपको SOL की वेबसाइट में मटेरियल अवेलेबल है। टू एक्सप्रेस रिजल्ट आप क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं, therefore, as a result, consequently, thus, hence। एग्जाम्पल देने के लिए फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, स्पेसिफिकली, एज एन इलस्ट्रेशन, ये सारे आप वर्ड्स यूज कर सकते हैं। कंपैरिजन एक्सप्रेस करने के लिए सिमिलरली या फिर लाइकवाइज, बोथ आर वर्ड्स यूज फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन जो है विद इन अ सेंटेंस, उसके लिए क्या डिवाइसेस यूज होते हैं, जो आपका सिमिलर है, सॉरी सिमिली है और मेटाफर है, वो आप जब मैं आपको ग्रामर कराना शुरू कर दूंगी तो आपका सिमिली मेटाफर उस पे आ जाएगा। टू एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट एक्सप्रेस करने के लिए बट, येट, स्टिल, हाउएवर, नॉनदलेस, सॉरी नेवरदलेस, नेवरदलेस और नॉनदलेस इज nearly the same. On the other hand, these are examples to express contrast between two situations or two ideas. फिर to express addition, addition कि आप कुछ बात कह रहे हैं उसमें आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं, तो moreover, furthermore, also, to, besides और in addition। besides और beside में एक अंतर होता है, I hope you know that। besides is used for to express addition on something, इसके अलावा भी, और beside is something beside you, किसी चीज के बगल में। To indicate time, अगर आप टाइम इंडिकेट करना चाहते हैं तो आप now, later, meanwhile, since then, after that, before that time, ये सब यूज कर सकते हैं टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए। इसके अलावा टू एक्सप्रेस अ सीक्वेंस, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, फाइनल, राइट। फर्स्ट के बाद आप सेकेंडली भी कह सकते हैं, बट फर्स्टली कभी नहीं कहेंगे। आगे इन्होंने कुछ एक्सरसाइजेस दे रखी है। इसके अलावा भी कुछ कोहेसिव डिवाइसेस होते हैं जो आपके अदर कोहेसिव डिवाइसेस, कोहेजन का मतलब क्या होता है, कोहेजन मतलब जो साथ में जाते हैं, जो चीजों को बॉन्ड करते हैं, लिंक करते हैं, जो साथ साथ लिंक्स को एस्टैब्लिश करते हैं, दैट इज ऑल कॉल्ड कोहेजन और कोहेसिव डिवाइसेस।
There are other ways to establish links between sentences in a paragraph. In this section, we will discuss some more ways to establish such links for greater cohesion in a paragraph. जो greater cohesion paragraph में better cohesion के लिए आप और क्या devices use कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर एक example दे रखा है mumps का. mumps एक type की disease होती है, एक type के दाने होते हैं. Is a contagious disease that occurs most frequently in children and young people between the ages of 5 and 15 years of age. Most people have mumps only once in their lives, but one person in 10 may have a second attack. Right? Mumps जो होते हैं usually एक ही बार होते हैं पूरे लाइफ टाइम में, बट कई बार इसका सेकंड अटैक भी हो जाता है. दिस डिजीज इज कॉल्ड बाय अ वायरस व्हिच अटैक्स द salivary glands of the mouth, particularly the parotid glands, located on each side of the face, just below and in front of the ear. So this is taken from this book called Your Guide to Health, Oriental Workman Publishing House, India. Sorry. Okay. So, thus we use some words which refer to some other items that have come before. The reference words in the above passage are identified for you. जैसे कि mumps is the disease that we are talking about. तो यहाँ पे इन्होंने क्या words use किया है? mumps, जिससे कि हम identify कर पा रहे हैं कि कौन सी disease के बारे में बात हो रही है. That refers to mumps. आगे इन्होंने जो that किया है, that लिखा है, that occurs, ये किसको रेफर कर रहा है? मम्स को. और कंटेजियस डिसीज भी किसको रेफर कर रहा है? मम्स को. कि मम्स जो है वो कंटेजियस है और that से वो सिग्निफाई किया गया है. So this disease so does this disease in the sentence. फिर इन्होंने this disease लिखा हुआ है. this disease बार बार उन्होंने mumps नहीं लिखा है. that करके फिर नेक्स्ट सेंटेंस में this disease कर दिया है. इस तरीके से आप कोहेजन बना सकते हैं. फिर इन्होंने आपको एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, एक एग्जांपल दे रखा है. ये आप फाइनली अपने उससे खुद से पढ़ सकते हैं. इट विल बी गुड इफ यू रीड दिस ऑन योर ओन. और एग्जांपल इन्होंने पॉइंट आउट कर रखे हैं. इनको प्लीज प्रैक्टिस करने से आपका यूजुअली क्या होता है, हमको ये सब बड़ा इजी लगता है. जब आप टीचर के साथ ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो आपको बड़ा इजी लगेगा. आपको लगेगा अरे यार मैम ये क्या ही पढ़ा रहे हो. तो ये तो सभी को पता है. बट व्हेन यू एक्चुअली, अगर मैं अभी लिखने को बोल दूं आपको एक पैराग्राफ लिख के दिखाओ, तो वहां पे फिर सबकी जान सूख जाती है, सब अटक जाते हैं. तो जो चीजें हम इस तरीके से बहुत इजी सोच के यहाँ पे मिस कर देते हैं, जिनकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो एग्जाम के टाइम आपको प्रॉब्लम करते हैं. और फाइनली जब आपको एक्चुअली किसी कंपनी में काम करने को मिलेगा और आपको कुछ लिखना पड़ेगा, फिर वहां पे जो है बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं. देर फिर लोगों के हाथ पैर फूलने लगते हैं. तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इसी के लिए आपका ये पूरा पेपर जो आप पढ़ रहे हैं ये डिजाइन हुआ है, जैसे कि आपकी ये जो प्रॉब्लम होती है कि लिखते टाइम सबकी जान सूख जाती है, वो उसको कैसे फैसिलिटेट करना है, उसको कैसे हेल्प करना है, वो सारे आपके इसके प्रैक्टिस के थ्रू ही आएंगे. तो प्लीज इन ये जो सेंटेंस जो पैराग्राफ्स है जिनको मैं क्लास में आपको नहीं करा पा रही हूँ, क्योंकि ये एसओएल की क्लासेस यूजुअली जो रेगुलर क्लासेस होती हैं उनमें हम इनको आपको प्रैक्टिस कराते हैं. तो वहां पे टीचर के फोर्स करने से आपको लिखना ही पड़ता है, उससे एक प्रैक्टिस हो जाती है. हियर आई कैन ओनली सजेस्ट कि आप ये प्रैक्टिस करें, जिससे कि finally if you have any problem you can come back to me the next time and discuss, right? Okay, often now we come to the definition. Often when we write we need to explain what something is or means, especially if we feel that our readers may not be familiar with it. तो जो भी एक जो चीज आप बता रहे हैं उसको आपको डिफाइन भी करना पड़ेगा. जैसे नर्स एक टर्म है, अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना है. और वुमन और मैन क्लास क्या है, या तो नर्स आदमी होगा या औरत होगा. हेल्प्स टेक केयर ऑफ द सिक. सच डेफिनेशंस आर रादर फॉर्मल इन स्टाइल एंड आर जनरली फाउंड इन डिक्शनरी. इस तरीके की जो डेफिनेशंस, जो डिक्शनरी डेफिनेशंस होती हैं, जो इस तरीके की बहुत स्ट्रिक्ट डेफिनेशंस होती हैं, ये कई बारी हम
अपने पैराग्राफ्स में नहीं दे पाते। पैराग्राफ्स में हमको जब हम लिखते हैं तो हमको एक्सटेंडेड डेफिनेशन देती होती है, चीजों का मीनिंग समझाना होता है। टॉपिक सेंटेंस व्हिच रिलेट्स टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स सच एज फ्रीडम, डेमोक्रेसी एटसेट्रा नीड सपोर्ट फॉर दिस ऑफ स्पेसिफिक एग्जांपल्स। अगर हम फ्रीडम के बारे में बात करें, डेमोक्रेसी, कोई एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, कि डेमोक्रेसी के बारे में बात करें, फ्रीडम के, तो उसमें जितने ज्यादा आप एग्जांपल्स दे पाएं, जिससे कि in fact both in our thinking and writing we often require extended definitions। हमारी सोच में भी और हमारी राइटिंग में भी हमको बहुत बारी extended definitions एग्जांपल्स के साथ देनी पड़ती है। This is done by adding details like uses। कोई भी डेफिनेशन है जो ये आपकी डिक्शनरी की डेफिनेशन है, उसमें आप यूजेस ऐड करें किसी चीज के, उसकी कंपोनेंट पार्ट्स ऐड करें, एग्जांपल्स ऐड करें और इस तरीके की चीजें ऐड करें, तो वो आपकी एक्सटेंडेड डेफिनेशंस बन जाती हैं। ओके, फिर इन्होंने आपको एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे मैप की आपको डेफिनेशन दे रखी है। मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया, लैंड, सी और स्काई। ठीक है, एग्जांपल दे रखा है, आर्कटिक एक्सप्लोरर्स यूज मैप्स ड्रॉन बाय एस्किमो पीपल। फिर इसका एक जनरलाइजेशन भी दे रखा है, ओकेजनली जो मैप्स होते थे शो नॉट ओनली रोड बट आल्सो पिक्चर्स एंड अदर फीचर्स। एग्जांपल दे रखा है मैप्स ऑफ बोथ एंशिएंट एंड मॉडर्न टाइम्स। तो ये आपको उनके तो मैप्स के बारे में एक पैराग्राफ लिख रखा है जिसमें सिर्फ मैप का एक डेफिनेशन के अलावा उसको पूरा एक एक्सटेंडेड डेफिनेशन दी गई है, जहां पे उसको एक्सप्लेन किया गया है अच्छे तरीके से कि मैप्स होते क्या है। वैसे ही आपको आ गया फोटोसिंथेसिस। किसी भी टॉपिक पे अगर आप लिख रहे हैं तो उसकी एक्सटेंडेड डेफिनेशन मैमल्स पे लिख रहे हैं और भी किसी चीज पे कर रहे हैं। कॉज एंड इफेक्ट ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि कोई भी आप चीज लिख रहे हैं, कोई भी चीज आप बता रहे हैं, उसमें एक कॉज एंड इफेक्ट उसमें हो रहा है कि नहीं, कि आप उसका कॉज क्या है और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, उसके तरीके से कोहेजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो दिखाना और जताना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पैराग्राफ में, कि कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है। कॉज एंड इफेक्ट का इन्होंने आपको कई एग्जांपल दे रखे हैं। फिर आपका आता है classifications। There are various ways in which people organize the world around them। One way to do, आप किस तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं अपने पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन को, राइट? जैसे कि आपकी एक एक्सरसाइज है, यहाँ पे इन्होंने डॉक्टर, फादर, डॉटर, अंकल, आंट, मंगोलॉइड, कॉकसन, इसमें आपको क्लासिफाई इन जो वर्ड्स हैं इनको क्लासिफाई करना है ग्रुप्स में। तो आप फादर, डॉटर, आंट, अंकल, सन को आप एक उसमें डाल देंगे। फिर प्रोफेशन वाइज आप क्या करेंगे, डॉक्टर, डेंटिस्ट, इंजीनियर, नर्स, इसको एक उसमें डाल देंगे। मंगोलॉइड ये रेस के हिसाब से, कॉकसन, नेग्रोइड, इसके हिसाब से आप तीन अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उसी तरीके से जो आपकी इंफॉर्मेशन है हम क्लासिफाई जो करते हैं, आप जो इस तरीके की जब आप कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें आप एक ही तरीके का क्लासिफिकेशन करें, तो जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे मिक्स्ड क्लासिफिकेशन, राइट? ये जो इन्होंने शब्द आपको दे रखा है, कहीं डॉक्टर दे रखा है, कहीं फादर दे रखा है, कहीं डॉटर दे रखा है, कहीं अंकल, आंट, मंगोलाइट, इस तरीके से दे रखा है। तीन तरीके के क्लासिफिकेशन को इन्होंने मिक्स कर रखा है, जिसमें अगर इससे आप एक पैराग्राफ, इन वर्ड से आप एक पैराग्राफ बनाएंगे तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो आप एक ही तरीके का क्लासिफिकेशन रखें और उसको साथ साथ में, अगर आप अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन, मिक्स क्लासिफिकेशन भी कर रहे हैं तो उनको अलग अलग क्लियरली डिफाइन करें, कि पहले प्रोफेशन वाइज, कि डॉक्टर है कोई, है ना, कोई डेंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, नर्स है, वो आपने अलग से एक्सप्लेन कर दिया थ्रू योर ओन वर्ड्स। फिर रिलेशनशिप वाइज, फादर, डॉटर, अंकल, आंट, सन, इसको आपने अलग तरीके से, और फिर रेस वाइज, मंगोलॉइड, कॉकसन और नेग्रोइड। तो जो क्लासिफिकेशंस है उनका प्रॉपर डिमार्केशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, ये इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है, इसमें आप कैसे इन फॉलोइंग पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हैं। जैसे यूज ओनली वन प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, जो है आप उसका एक प्रिंसिपल यूज करिए। जैसे पहले या तो हमने ब्लड रिलेशनशिप से यूज किया, या प्रोफेशन से यूज किया, या फिर किसी के रेस से यूज किया। बी कंसिस्टेंट, राइट? अगर एक क्लासिफिकेशन आपने डिसाइड कर दिया, उसी से स्टिक करिए, उसी पर आगे बढ़ते चले जाइए,
उसका जो क्लासिफिकेशन है उसको चेंज मत करिए. मेक द कैटेगरीज एज कंप्लीट एज पॉसिबल. जितने ज्यादा आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, जितना ज्यादा आप कैटेगरी को कंप्लीट कर सकते हैं, उतना. डू नॉट हेजिटेट टू एक्नॉलेज एंड ओवरलैप इन कैटेगरीज. अगर कोई ओवरलैप है तो उसको अलग से एक्नॉलेज करना बहुत अच्छा रहता है. ओके, I think this is too much information this time. Next time हम आपका I will end the class right here today. नेक्स्ट टाइम जो है मैं आपका पैराग्राफ राइटिंग में के अंदर ही आपको एक तो आता है समरी राइटिंग और दूसरा आता है पैराफ्रेज राइटिंग. पैराफ्रेज और समरी कैसे लिखना है और उसके बीच में कैसे आपका अंतर आएगा, क्या डिफरेंस आएगा. और अगर थियोरेटिकली वो आपसे पूछे पैराग्राफ और समरी के बीच के डिफरेंसेस, तो आप उसको कैसे लिखेंगे. अगेन आई एम टेलिंग यू, जो सिलेबस मैं आपको करवा रही हूँ क्लास में, सिर्फ उतने पे ही आप स्टिक करिए. उससे ज्यादा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है. ओके गाइज, आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम ऑन थर्सडे. थैंक यू.